आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइल्स। अब पाइल्स को हम न्यूरोथेरेपी के एंगल से किस तरह से देखते हैं। पाइल्स है क्या? पहली चीज तो देखिए, ये है हमारा रेक्टम। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसका जो एंड ऑर्गन आता है वो आता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर फीसिस जो है हमारे, ये स्टूल जो है वो इकट्ठा होता है। तो ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है काफी एसिडिक होता है, क्योंकि जो वाटर है वो सारा पीछे एब्जॉर्ब हो चुका होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम न्यूरोथेरेपी के एंगल से इसे देखते हैं तो इसमें दो कंडीशन आती हैं। पहले तो हम उसमें करेंगे कि नेवल डिस्प्लेसमेंट के कारण पाइल्स की प्रॉब्लम आती है, और दूसरा हम अगर इसे बात करेंगे एसिड एल्कली इम्बैलेंस, क्योंकि जब एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी या हमारा जो स्कर्टल सिस्टम है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, ये जो रेक्टम है, रेक्टम के पास में जो एंड ऑफ पार्ट है ये वाला, इसमें जो है हमारे दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं। एक होता है अंदर की साइड, वो होता है स्मूथ मसल स्फिंक्टर, और एक है लोअर पार्ट में जिसे हम बोलते हैं बाहर की तरफ जो दिखाई देता है वो होता है स्कल्टल मसल स्फिंक्टर। स्कल्टल मसल जिसे हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करा सकते हैं, स्मूथ मसल जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है। अब इसमें जो नॉर्मली कैटेगराइज किया जाता है वो तीन तरह से ये डिजीज क्रिएट होती है। कोजेज आपको पता चल गया न्यूरोथेरेपी के भी आप पे, या तो एसिड एल्कली इम्बैलेंस, मतलब बॉडी जो ब्लड पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा तो वो कंडीशन बनेगी, और दूसरा है नेवल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम दो ही एंगल से उसे मैनेज करते हैं, उसी के भी आप पे हम उसे ट्रीट करते हैं। तीसरा है पर्टिकुलर ऑर्गन का काम ना करना। ठीक है, उसी भी आप पे हम इन्हें ट्रीट करेंगे। अब सबसे पहले आया फिशर। इसकी टाइप जो बनती है वो बनती है फिशर। अब फिशर में होता क्या है कि ये जो हमारा स्फिंक्टर है, आउटर स्फिंक्टर, इसमें जो स्कल्टल स्फिंक्टर है, ये स्मूथ स्फिंक्टर है, इसके बीच में ना यहाँ पे कट्स लग जाते हैं। मोस्टली स्कल्टल स्फिंक्टर में कट्स लग जाते हैं, मतलब इसे एनल फिशर बोलते हैं। ये कट्स हम लोग पहले बात कर चुके हैं चिलाइटिस की एक लेक्चर में, ये लिप्स पे भी लग जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एनल पार्ट है, तो एनल फिशर मतलब कोई कट लग जाना। अब वो सिंगल कट भी हो सकता है और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन सीवियरिटी। तो अब इसकी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तो पेशेंट को जो हम प्रिकॉशंस में देते हैं उसे बोलते हैं कि वो एक्सट्रीमली पानी पिए, गर्म चीजें ना खाए, एसिडिक कंटेंट कम से कम लें, एल्कली कंटेंट ज्यादा लें। ठीक है, तो उसके साथ में नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि पेट को सेटल करें और उसके बाद में ब्लड पीएच को मेंटेन करें। तो उसके लिए हमारे पास में जो है वो ट्रीटमेंट बनता है इसका। एक तो पेट के लिए सेटलमेंट देंगे, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस मोस्टली होते हैं तीनों डिजीज में, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट देंगे। और उसमें क्योंकि एसिडोसिस डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन भी और फिशर भी, तो उसमें क्या करेंगे कि फिर हम इसको एसिड एक ट्रीटमेंट और एक दूसरा जो है वो इसका नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए और कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए, तो दो ट्रीटमेंट चलेंगे। कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए हम लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, हम लोग नॉर्मल एज ए नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन डाल के भी दे सकते हैं, और एसिड भी कॉन्स्टिपेशन डाल के दे सकते हैं। उसके साथ हमारा एक पॉइंट आता है ट्रायंगल। सभी न्यूरोथेरेपिस्ट जानते हैं जो ट्रायंगल पॉइंट है वो इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा ये एक सिचुएशन बनती है जिसमें एक वार्ट बन जाता है, एक मौका बन जाता है, उसे फिस्टुला बोलते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें तो जो ये फिशर वाली प्रॉब्लम है, फिशर में तो क्या कट्स लगेंगे तो पेशेंट को मोशन जाने में पेन होगा, दर्द होगा, क्योंकि ड्यू टू ड्राइनेस। और इसके अंदर क्या होगा, जो फिस्टुला है
इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारी मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का पार्ट आता है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है और उसके अंदर हल्का तो इन्फेक्शन होके और एक पस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। पस क्या होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो इसमें क्या करेगा, हल्का सा ब्लड, क्योंकि कैपिलरीज भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाती हैं और स्किन भी, तो हल्का सा ब्लड और हल्के सा पस टाइप सा, ठीक है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें जब हम मोशन जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि ये इरप्ट हो जाता है और इरप्ट होने के बाद में पस, मोशन के साथ में पस और ब्लड, हल्का ब्लड और पस दोनों चीजें शो होती है। अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ब्लडिंग हुई है तो जो यहाँ पे पस बनी हुई है, तो हमने इस कंडीशन में भी क्या करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि डिहाइड्रेशन भी है, नेवल डिस्प्लेसमेंट भी है, ऑर्गेनल इन्फेक्शन भी है, और तो उस हिसाब से हम लोग इसका भी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मोस्टली जो है इन्फेक्टेड अगर पेशेंट को ये क्या कहते हैं अपना शुगर वगैरह नहीं है तो एसिड विथ थाइमस भी देंगे, एसिड विथ थाइमस, ठीक है। इसमें गाल लीवर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, 60 टॉफिंगर गाल लीवर, और उसके बाद में एसिड विथ थाइमस। नहीं तो उसके पेन पॉइंट, हम पेन जो है हमारे एब्डोमिनल डायग्नोस पॉइंट है उनका पेन रिमूव करेंगे और उसके बाद में हम लोग एसिड ट्रीटमेंट जो है वो इन तीनों ही डिजीज में कॉमन रखेंगे, ठीक है। हाँ, उसके साथ में ट्रायंगल पॉइंट एडिशनल वो रखना ही है। ये तीसरी पोजीशन बनती है जिसे बोलते हैं हेमरोइड। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा एनल स्फिंक्टर है उसके अंदर के जो वो है मसल है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस का एरिया होता है, बैक्टीरियल एरिया हम इसे काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट ज्यादा, गंद ज्यादा होता है। फीसिस जो है वो एक तरह का वो गंद है, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का बंच होता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो होती है काफी क्वांटिटी में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनका ब्लड एसिड जो है वो डिक्रीज रहता है। तो एक ये जो हेमोरॉइड प्रॉब्लम है ये होती है वेरिकोज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। वेरिकोज वेन को हम नेक्स्टली किसी को एक वीडियो में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ऊपर से मोशन आता है तो ये जो यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये जो इनर लेयर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसकी मोशन आएगा तो वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। हार्ड मोशन के कारण ये डैमेज हो जाएगी। और इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा। तो अब कंडीशन क्या बनेगी कि उस पेशेंट की जो ये कैपिलरी जो डैमेज हुई है उनके भी आप पे, तो यहाँ पे इंजरी भी बनी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें मोस्टली 60 टॉफिंगर गाल लीवर 3 टाइम और एसिड विद थाइमस, अगर पेशेंट को ऑटोइम्यूनिटिक डिसऑर्डर कोई नहीं है तो, ठीक है। नहीं तो फिर उसमें हम एडीआर नहीं डालते, ठीक है, खाली राउंड एरो दे देते हैं बाद में, एसिड डी ट्रीटमेंट, ठीक है। और उसके बाद में ट्रायंगल, ठीक। अब ये 3 पोजीशन बनी। उसके बाद में एक मेजर प्रॉब्लम आती है प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। अब प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम में क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा ये स्फिंक्टर होता है इसके जो मसल है ये आउटसाइड मूव कर जाते हैं, बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। इसमें भी मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो फोर्स ज्यादा करता है बॉडी को, तो उससे ये जो इनर मसल होते हैं, इसके अंदर के जो मसल होते हैं सॉफ्ट मसल, ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, बाहर की तरफ पलटना शुरू हो जाते हैं, स्फिंक्टर जो है वो आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका भी जो बेसिक आएगा वो कॉन्स्टिपेशन और जो बॉडी है उसका डिहाइड्रेशन, ठीक है, और ब्लड पीएच का इंक्रीज होना, ठीक है। और ये जो मसल है पर्टिकुलर ऑर्गन के मसल जो है वो लूज हो गए, ठीक है।
तो वो मसल जो आएंगे बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लैप्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अब इस केस में क्या होता है कि हम लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट इसका आएगा एसिड, लेकिन एसिड के साथ में हम लोग इसमें +3 वही आगे देखना है कि अगर पेशेंट जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में नहीं है तो हम थाइमस इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ट्राइंगल। तो ये हमारे पास में ये एनल कैनाल से रिलेटेड 4 डिसऑर्डर बन गए, ठीक है, और उनके ट्रीटमेंट भी हमारे पास में आ चुके हैं। इसके रिगार्डिंग अगर किसी की और क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, हम नेक्स्ट उसमें देंगे। और जल्दी ही ये जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पाइल्स जो है वो उसे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम काउंट करते हैं, तो हम वेरिकोज वेन के लिए जल्दी ही एक उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देंगे। थैंक यू। ब्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें 4-थायराइड भी ऐड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ये जो कुछ डिसऑर्डर हैं जिनमें से कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया, कार्डिक प्रॉब्लम्स हो गई, ये इस तरह के डिसऑर्डर जो हैं गुरुजी ने हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में रखते थे।